हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरिन का 14वां लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। एक्चुअली में हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरिन में हेलोएल्केन को कंप्लीट कर चुके थे, हेलोएरिन पढ़ रहे थे और हेलोएरिन में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। ठीक है, जो लेक्चर नंबर आपका 12 था। फिर हम लोग देखे थे कि हेलोएरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, हेलोएरिन कैसे बनता है, वहाँ पे हम लोग सेंटोमेयर रिएक्शन वगैरह का बात किए थे। बेंजीन से हम लोग बनाए थे हेलोजिनेशन के थ्रू। ठीक है, वो लेक्चर नंबर आपका 13 था। आज लेक्चर नंबर 14 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। तो डालिएगा हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। जब हम लोग हेलोएल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, वहाँ पे हम 3 चीज़ देखे थे, याद करो। वहाँ हम क्या देख रहे थे, सबसे पहले देखे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन देखे थे और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल देखे थे। यहाँ भी हम 3 दिखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे, पहला जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वह होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एशन रिएक्शन। क्लियर। दूसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। और तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन। यहाँ भी 3 चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे चूँकि जो आपका हेलोएरिन होता है ना, तो पहले चीज़ आपको हम क्लियर कर दें। हेलोएरिन में एसन होता है, बट एसन 1 एसन 2 करके कुछ इस प्रकार से नहीं आता है। बात समझ रहे हो? इस तरह से कुछ टेंडेंसी इसमें नहीं है कि पर्टिकुलर एसन 1 दिखाएगा कि एसन 2 दिखाएगा। हम लोग सीधे पढ़ेंगे, बस एक न्यूक्लियो इसमें आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा, वही आपका क्या कहलाता है, एसन। खैर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा रिएक्शन विथ मेटल और तीसरा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसमें थोड़ा सा अलग आ गया। जो आपका जो बेंजीन रिंग है, जो आपका हेलोएरिन है, वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी दिखाएगा। तो घबराना नहीं है, हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। तो इसको आप लिखो और लिखने के बाद हेडिंग डाल लीजिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस दोनों को मिटाते हैं। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या कहानी है। तो ये हम लोग हेलोएल्केन में पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वहाँ क्या था, वहाँ भी ये वही था जो यहाँ होगा, या जो ऐसे बोलो जो वहाँ था वह यहाँ होगा, एक ही बात है। इनकमिंग एंड outgoing both are nucleophile. Both are nucleophile. एक इनकमिंग एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाएगा उस रिंग से, तो उसी को हम क्या बोल देंगे कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब कि एक के बदले में एक आ रहा है, एक जा रहा है तो एक आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल या दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो, मान लो हमारे पास यहाँ पे हेलोएरिन है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, बेंजीन पे X। ठीक है, हम क्या कर दें कि यहाँ से X को हटा दें, X आपको जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे लगा दें हम क्या, OH। तो यह क्या हो गया, बेंजीन, और इस पे
वही चाहे कोई न्यूक्लियोफाइल ला देते हैं, मान लो NU, तो यहाँ क्या हो जाएगा NU। तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब ये कि सबसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अब देखो इसमें नोट में एक बात समझना ध्यान से, या स्टार्ट बैक लिख लो। क्या जो आपका हेलोइरिन है या एरिल हैलाइड जो बोलो, जो आपका हेलोइरिन है लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन, हेलोएल्केन। जो आपका हेलोइरिन है ना, वो हेलोएल्केन से लेस रिएक्टिव होता है, किसकी तरफ? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस बात को आपको हम क्लियर करते हैं, ध्यान दो। जो आपका हेलोइरिन होता है वो हेलोएल्केन की तुलना में लेस रिएक्टिव होता है एसिड रिएक्शन को दिखाने की तरफ। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पास 2 रीजन है। ड्यू टू ऐसा होने के पीछे 2 रीजन। ड्यू टू नंबर 1 रेजोनेंस, और नंबर B कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड। यह 2 रीजन है। देखो ये तो आप क्लियर कर लो। देखो मैंने हम यहाँ पे दिमाग पे आ गए इसलिए आपको ये बता दे रहे हैं। ये बात आप क्लियर कर लो क्या कि हेलोइरिन ठीक है एसिड रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन हम कंपेरिजन करें हेलोएल्केन से तो उससे लेस रिएक्टिव होगा। ऐसा इसलिए हो चूँकि यहाँ पे 2 मुख्य रीजन है। पहला रीजन है रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण, और दूसरा रीजन है आपका CX बॉन्ड के कारण। कैसे रेजोनेंस के कारण कम रिएक्टिव होगा और कैसे CX बॉन्ड के कारण कम रिएक्टिव होगा, पहले आप इसको लिखो तब हम समझाते हैं कि कैसे रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हेलोइरिन लेस रिएक्टिव होता है और कैसे क्या होता है। चलिए तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे रेजोनेंस के थ्रू, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू, फिर हम एग्जांपल देंगे, प्लेयर समझ लो। मेन कंसेप्ट समझना है। यदि आप कंसेप्ट को समझ जाओगे तो फिर आगे परेशानी होने वाली नहीं है। क्यों हेलोइरिन लेस रिएक्टिव होगा हेलोएल्केन की तुलना में? समझे बात को। मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हेलोइरिन यही है ना, इसी हेलोइरिन को हम क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलिए आपको पता है कि हैलोजन जो होता है, हैलोजन के पास अच्छा खासा लोन पेयर भी होता है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ होता है तो एक तो बॉन्ड बना लेता है और एक लोन पेयर होता है। हैलोजन जो होता है आपका प्लस M इफेक्ट दिखाता है। कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस M इफेक्ट दिखाता है। प्लस M इफेक्ट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू चलता है। जैसे यह इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे डोनेट करेगा तो सोचो, जब यह इलेक्ट्रॉन इस पे डोनेट हुआ, बात को समझना ध्यान से, क्या कहना चाहता है। यहाँ पे कार्बन तो 4 बॉन्ड तो बनाया हुआ है ना, लेकिन यह डोनेट रेजोनेंस करेगा तो यह वैसे यहाँ पे डोनेट करेगा तो यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जैसे इधर शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरह से सोचना ध्यान से, X और फिर आपका माइनस चार्ज और फिर कुछ इस तरह से ऐसे कर दो इसको, और यहाँ पे प्लस चार्ज। चूँकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। यहाँ प्लस चार्ज नहीं भी दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव। क्लियर। अब क्या होगा, बात को ध्यान से सुनो, और फिर वैसे ही जो व्यंजन के थ्रू आप दिखा रहे थे दिखाते चलो। और फिर नेगेटिव फिर से यहाँ से होगा। फिर यहाँ पोजीशन पे जो कार्बन है वो कहेगा तो देखो तो हम 4 बॉन्ड बना चुके हैं, तुम आओगे तो हम कैसे रह पाएंगे। यह बोलेगा नहीं हम आएंगे, तुम अपना सोचो। तो यह बॉन्ड क्या करेगा, चलो ठीक है तुम आओ, हम उसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। और जैसे यह उधर शिफ्ट होगा C डबल बॉन्ड X और इधर शिफ्ट हुआ तो और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर। अब बात को ध्यान से समझो।
जैसे यह निगेटिव यहाँ आया फिर इस वहाँ प्लस चार्ज यहाँ पे है, जैसे निगेटिव यहाँ पे आया तो इस बॉन्ड की फिर परेशानी हो गई। ये बॉन्ड बोलेगा देखो हम 4 बॉन्ड बना चुके हैं तो उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह निगेटिव कहेगा नहीं हम आएंगे। निगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। यह बोलेगा नहीं हम आएंगे चाहे तुम कुछ भी करो, तो बेचारा इस बॉन्ड को पीछे खसकाना पड़ेगा इसको। जैसे यह पीछे जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से निगेटिव। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड X प्लस चार्ज। अब निगेटिव फिर से यहाँ आना चाहेगा, जैसे यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड फिर से ऊपर शिफ्ट होगा, जैसे उधर शिफ्ट हुआ तो यह कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड और फिर कुछ इस तरह से। देखो यहाँ से हम लोग चले थे, पहुँचे कहाँ, वहाँ पे चले गए। देखो फिर से इसको डिपीट करते हैं, समझो ध्यान से। रेजोनेंस के थ्रू हो क्या रहा है, यह लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो यह कार्बन के 5 बॉन्ड बनेगा, तो हुआ होगा क्या कि यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो निगेटिव चार्ज फिर इस तरह से निगेटिव, फिर निगेटिव इस पोजीशन पे आएगा तो ये बॉन्ड उधर खिसकेगा, फिर निगेटिव यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, फिर निगेटिव यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड उधर साइड का इस तरह से बन जाएगा। हालांकि ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस करा चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी थोड़ा सा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। देखो तो ये जो आपका बॉन्ड है ना, जो कोई पता ही है कि सिग्मा होता है एक पाई होता है, जो इसमें पाई बॉन्ड है ये पूरी रिंग में घूम रहा है। देखो और आप देखोगे कि जो आपका हाइड्रोजन है X, इस हाइड्रोजन पे भी तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है ना, एक यहाँ पे देखो और एक यहाँ पे, तो यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव परमानेंटली है, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे जैसे का तैसे हो जा रहा है तो पॉजिटिव। क्या यहाँ पे नेगेटिव परमानेंटली है, बिल्कुल नहीं, तो पार्शियल नेगेटिव। यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर। तो इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। इन विच CX बॉन्ड, ऐसे लिख लो इसको, इन विच CX बॉन्ड हैज पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, देन, और यहाँ से लिखो, देन रिमूवल ऑफ हैलोजन इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर हुआ बात। सोचो ऐसा क्यों। इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो ये जो हम यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हैं, इसमें हुआ क्या है, देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, बात समझ रहे हो ना। और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से यह कार्बन इस हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जल्दी यहाँ से रिमूव ही नहीं होगा। जब हाइड्रोजन जल्दी रिमूव ही नहीं होगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, क्योंकि एक जाएगा तब दूसरा आएगा। तो यही वजह है जबकि हाइड्रोएल्केन में ऐसा नहीं हो रहा था, बात समझो ध्यान से। हाइड्रोएल्केन में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को रिमूव होने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। और डिफ़िकल्टी आने की वजह से यह CX यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आसानी से रिमूव होगा नहीं, आसानी से रिमूव नहीं होगा तो आसानी से रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, इसलिए यह लेस रिएक्टिव होता है। किससे, हाइड्रोएल्केन से। किस रिएक्शन के में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। क्लियर। दूसरा रीजन है आपका CX बॉन्ड का, है भी समझ लो। नंबर 2 CX बॉन्ड पे यहाँ भी वही बात है, ज़रा सोचो
यही है ना हेलोरिन, यहाँ पे हेलोजन। यह कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, sp2 है, और यहाँ पे हेलोजन है, देखो तो यही है ना। ये जो कार्बन है जिधर अटैच है इधर इस तरह से, यह तो sp2 है ना, देखो यह कैसा है, sp2 है, देखो। और यह sp2 है, आपको पता है ये कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे आगे, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। तो यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी हाई है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है बोले तो क्या कि अपने न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस के पास से इस हेलोजन को पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या हेलोजन बाहर जाएगा जल्दी? जब बाहर जाएगा नहीं तो रिएक्शन प्रोसीड होगा नहीं, इसलिए हेलो एल्केन से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। कहोगे सर हेलो एल्केन में, तो देखो हेलो एल्केन में कार्बन और एक्स कुछ इस तरह से था, तो यहाँ पे कार्बन sp3 है ना, और sp3 तो इसके कंपेरिजन में तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो यह उतना अच्छे से पकड़ के नहीं रखेगा, तो यहाँ से हेलोजन क्या होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ध्यान रखना यही वजह है कि हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है, और हेलोरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने की पॉसिबिलिटी कम होती है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, कैसे हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे। चलिए चलो, तो हम लोग समझ लिए कि जो आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन के कंपेरिजन में हेलोरिन कम रिएक्टिव होता है। देखो कम रिएक्टिव मतलब क्या मतलब कि वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, रिएक्शन तो करेगा। कम रिएक्टिव मतलब कि उसके तुलना में कम होता है, बात समझ रहे हो ना। हेलो एल्केन की तुलना में हेलोरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम दिखाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं कि वो जल्दी दिखाने लगे। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम लोग क्या समझे अभी तक हम यही समझे ना कि कार्बन के पास sp2 होता था और हेलोजन था, उस sp2 जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पास हाईएस्ट है, तो हेलोजन को अपने पास पकड़ के रख रहा था, हेलोजन को छोड़ता नहीं था। तब जरा सोचो कि वहाँ से हेलोजन हटाना होगा तो हम क्या करेंगे। मानो जितना जल्दी वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, उतना जल्दी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान दो। यदि हम इस कंडीशन पे इस हेलोरिन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का यूज करें तो यह हेलोरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसानी से दिखा सकता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। यही है ना आपका हेलोरिन, बेंजीन, और इस पे क्या Cl कर देते हैं, चलो Cl। यदि हम इसमें यूज कर दें क्या, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि बोले तो लगभग आपका इसमें है 623 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, इसको क्या नाम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, और 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर, किसके प्रेजेंस में, तो NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे, इसको और अच्छा से लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो, और दिखाने का तरीका है अलग अलग अपना, प्लस NaOH और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो यह हमको देता है बेंजीन O- और Na+ सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसको हम एसिडिफाई कराएं, HCl डाल दें, मान लो HCl एसिडिफाइड कराएं इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिडिफाइड। तो यह आपको बनाकर देता है बेंजीन पे OH और प्लस आपका NaCl, और यह क्या बन जाता है आपका फिनॉल। तो एक आपका अच्छा सा प्रोसेस हो गया कि क्लोरोबेंजीन से क्या बनाइए, फिनॉल बनाइए, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाइए, फिनॉल बनाइए। या हाँ देखो फिनॉल ठीक है, देखो तो यहाँ पे हो कह रहा है Cl तो हट रहा है ना, और OH क्या हो गया, ऐड हो गया।
तो बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। क्लियर। चलो एक काम करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि यह बना कैसे। हालांकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मैकेनिज्म होता है वह एक्स्ट्रा होता है। आपसे एग्जाम में सवाल मैकेनिज्म से नहीं पूछे इसका मैकेनिज्म लिखो, इसका कार्यविधि लिखो, ऐसा नहीं पूछता है एग्जाम में सवाल। बस समझ रहे हो ना। यहाँ पे सीधे आपसे पूछेगा तो क्लोरोबेंजीन से क्या बनाओ, फिनॉल बनाओ, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, तो खैर इस आगे की बात है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो कहाँ तक हम लोग, हाँ मैकेनिज्म में। देखो यह आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है ना, Cl अब हुआ क्लोरोबेंजीन। हम यहाँ पे लिए हुए हैं NaOH, वो ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, कोई शक नहीं इसमें आपको। OH NaOH के पास क्या है, NaOH में से क्या निकल के आएगा, OH निकल के आएगा ना, सिंपल एक बेस है तो OH निकल के, तो OH को क्या चाहिए, OH निकल के आएगा तो OH को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। जरा सोचो कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है कौन, देखो तो यही वाला तो एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो अब यह बेस निकल के आएगा, इस हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, और जैसे लेकर चला जाएगा तो यहाँ से क्या बाहर निकला, H2O। OH और H मिला क्या बाहर निकला, H2O। जैसे H2O बाहर निकला तो क्या हो गया, बेंजीन, और जैसे यहाँ से निकला तो यहाँ पे कैसा निगेटिव चार्ज, और फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे Cl। क्लियर, कोई दिक्कत। अब क्या होगा बात समझो, अब जो निगेटिव है यहाँ पे रुकेगा नहीं, अब निगेटिव क्या होगा, अब वह डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, बात को ध्यान से समझना। और जैसे डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ से Cl गायब, और Cl जैसे हटेगा तो इसको मान लो कि यहाँ से OH, यहाँ से Na प्लस बचा हुआ था ना, तो Na+ और Cl मिल क्या बाहर निकला, NaCl गायब। देखो NaOH से OH निकल के चला रहा, तो बचा क्या हुआ था, NaCl, और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, कुछ इस तरह से बन गया। सोचो, इसको हम बोलते हैं बेंजाइन, बेंजीन नहीं, बेंजाइन। क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, और एक काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो बन गया है ऐसे हूँ, काफ़ी अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना है चीज़ को। यह बन गया बेंजाइन। अब ये अनस्टेबल है तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। सोचो, ये तो ऑलरेडी अनस्टेबल है ना, जब अनस्टेबल है स्टेबिलिटी लेने के लिए वह इधर उधर करेगा, तो करेगा क्या, जो वह ट्रिपल बॉन्ड बनाया है ना, वह ट्रिपल बॉन्ड के पास NaOH आएगा फिर से, और NaOH क्या करेगा, पुनः इस यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज, चुकी ये जो बॉन्ड जैसे यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सोचो, और जैसे कुछ इस तरह से कहानी होएगी तो हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार बेंजीन, और यहाँ पे आपके पास निगेटिव, और यह आपका O और यह आपका H, क्योंकि OH ही आएगा ना, देखो OH तो यह। क्लियर। अब बात को समझो, OH आया हुआ है तो Na तो बचा हुआ है, अब होगा क्या बात समझो। ये जो निगेटिव है यहाँ से, तो इसको तो एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, इसको तो हाइड्रोजन चाहिए ना। ये तो सोचो, इस पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव क्यों आया हुआ था, चूँकि OH यहाँ से अगर H को बाहर निकल कर चला गया था और H2O के फॉर्म में, तो ये तो हाइड्रोजन अपना ढूंढेगा, जैसे हाइड्रोजन ढूंढेगा तो इधर उधर देखेगा तो इसको कहीं मिलेगा नहीं, तो दिख जाएगा OH, तो यह कहेगा चलो साहब OH तो हमारे हाइड्रोजन को दो। जैसे अपने हाइड्रोजन को लेगा तो यह कुछ इस तरह से बनाएगा बेंजीन, और यहाँ पे आपका H, तो H शिफ्ट H को दिखाना कोई कंपल्सरी नहीं है, समझ रहे बात को, वहाँ पे H है, और फिर यहाँ से H चला गया तो O पे कैसा माइनस चार्ज, और O पे माइनस, और यहाँ पे जो NaOH यहाँ से शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे OH नहीं आया हुआ है, तो Na तो बचा हुआ था ना, तो यहाँ पे O माइनस, और यह हो गया आपका क्या Na+। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्लियर।
और फिर इसको एसिडिफाई कराओ, HCl दे दो। जैसे आप इसको HCl दोगे तो H+ और Cl बाहर ख़त्म, यहाँ से NaCl गायब, और बेंजीन पे क्या बन गया OH, और इसी का नेम क्या होता है फिनॉल। देखो बन गया मैकेनिज्म, क्लोरोबेंजीन टू क्या फिनॉल, या O- Na+, और ये आपका HCl। तो O- को चाहिए क्या, तो H मजबूरी में गया है ना, तो ढूंढ रहा था तो इसको शिफ्ट करा दिया, लेकिन यह तो H और इसको भी तो चाहिए, तो जैसे तुम इसको एसिडिफाई कराओगे तो यह हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, बाहर बन जाएगा आपका फिनॉल। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, यह आपका मैकेनिज्म है। इसको फिर से रिपीट करके इस मैकेनिज्म को देखिए ताकि आपको यह स्पष्ट क्लियर हो कैसे कैसे बना। क्लियर, चलो तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और आपका न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन की बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल की तरफ। चलिए तो नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। नंबर 2 है आपका रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, देखो समझे बात को। देखो रिएक्शन विथ मेटल में हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर ए, रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम। अब सोडियम के साथ जो हम रिएक्शन कराएंगे उसमें 2 कंडीशन होगा, ठीक है। पहला को हम बोलेंगे, पहला जो कंडीशन होगा जिस जो रिएक्शन प्रोसीड होगा उसको हम बोलेंगे हीटिंग रिएक्शन। हीटिंग रिएक्शन। और दूसरा जो रिएक्शन प्रोसीड होगा उसको हम बोलेंगे ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन। क्लियर। देखो नाम से फिटिंग, फिटिंग मतलब फिट करना, जोड़ना। बात को ध्यान से समझो क्या कहता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन का क्या नाम है कि व्हेन 2 molecule ऑफ एरिल हाइलाइड या हाइलोएरिन, एक ही बात है, एरिल हाइलाइट react with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence, हाँ ठीक है, in the presence of dry ether to give diphenyl, to give डाईफिनाइल। यही है आपका फिटिंग रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से समझो, 2 मोलेक्यूल आपका हम एरिल हाइलाइड ले लें। मान लो कि यहाँ पे हम एरिल हाइलाइड बोलता है तो X मान लो कि हम यहाँ पे Cl ले लें, क्या दिक्कत है। जैसे हम इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यह आपको बनकर कुछ इस तरह आएगा, और इसको हम बोलते हैं डाईफिनाइल। इसको क्या बोलते हैं हम, डाईफिनाइल। और इस पूरे रिएक्शन को बोल देते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्लियर। आप देखो जैसे कि ऊर्ज रिएक्शन हो रहा था ना, वैसा ही है, सेम टू सेम वही है, बस कहानी कुछ यही है कि इसमें एरिल हाइलाइड है, उसमें आपका एल्काइल हाइलाइड था बोलने तो। चलो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, मान लो इसमें 2 है ना, तो आप इसको एक तरफ ऐसे लिख दो सिंपली, और यहाँ पे Cl प्लस 2Na और प्लस, शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको हम यहीं पे देखते हैं। देखो 2Cl है ना, तो एक काम करते हैं कि एक Cl हम यहाँ बना देते हैं प्लस 2Na और प्लस Cl, और फिर आपका यहाँ से एक Cl, देखो 2 Cl, 2 आपका क्लोरोबेंजीन है, एक तरफ इधर एक तरफ उसको अरेंज कर दिए। जैसे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से 2NaCl क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ से जैसे ड्राई ईथर देना ही है, नहीं भी लिखें तो आपको समझना होगा कि वहाँ पर ड्राई ईथर है।
और जैसे दोगे तो यहाँ से 2NaCl क्या होगा, बाहर निकलेगा, और प्लस यह और यह आपस में अटैच होगा, दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच होगा, उसी को हम बोल देते हैं क्या, डाईफिनाइल। तो यह हो गया आपका क्या, फिटिंग रिएक्शन। इसको लिखिए, फिर हम बात करते हैं कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, यह ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना है। इसके कहना है कि व्हेन एरिल हैलाइड react with alkyl halide in the presence of sodium, ऐसे लिख लो, when aryl halide react with alkyl halide and sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether to give alkyl benzene, alkyl benzene, यही कहता है ना। देखो एरिल हैलाइड रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड, ये रहा आपका एरिल हैलाइड, मान लो काम करते हैं बेंजीन पैक्स, वही तो एरिल हैलाइड है, मान लो हम यहाँ पे Cl ले लेते हैं और इसको रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हाइलाइड से, यानी कि एक काम करो XC लेकर चलो, क्या दिक्कत है, RX एल्काइल हाइलाइड किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में, 2Na क्या चाहिए यहाँ पे, तो ड्राई ईथर चाहिए, क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपको बेंजीन और इस पे R यानी कि एल्काइल बेंजीन, और बगल में क्या निकलेगा, 2NaX, यही तो होगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक काम करो, हाँ ठीक है, इसको ऐसे दर्शाओ समझने के लिए। मान लो कि यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे आपके पास, चलो Cl ले लेते हैं पहले, और 2, और यहाँ पे आपके पास RCl, R के बदले मान लो कि CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे Cl और प्लस क्या 2Na, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, सेम कहानी। तो बेंजीन पे R है, R के बदले में क्या लिए हो, CH3 ना, तो बेंजीन पे क्या हो गया, CH3 और प्लस 2NaX है, तो X इज इक्वल टू Cl है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2NaCl, और इसका नाम क्या होता है, टोल्विन। क्लियर। तो ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे कि क्लोरोबेंजीन से टोल्विन बनाइए, तो एक ये भी मेथड है, आप इसको CH3Cl और सोडियम के साथ रिएक्शन कर दो, बन जाएगा टोल्विन। ये सब कन्वर्जन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। दिखा भी सकते हो, मान लो कि आपके पास यह Cl है, कोई पूछे कि कैसे यह अटैच हुआ, क्योंकि तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है मुख्य रूप से, फिर से समझो बात को, ये मुख्य रूप से फिट हो रहा है, बोले तो वास्तव में इसको जोड़ा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, उसमें क्या था, 2NaCl को हम बाहर निकाल रहे थे ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो तो Cl और यहाँ ख़त्म कहानी, इसको हम बाहर निकाल देंगे और ये यहाँ से जुड़ जाएगा, काम खत्म। ध्यान रखना इस बात को। तो पहला हो गया आपका रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, जिसमें हम फिटिंग रिएक्शन देख लिए, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन देख लिए। नंबर बी में बात कर लेते हैं। मान लो कि हम इसको, ध्यान देना बात को, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, इसको हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दें। और ध्यान रखना, जैसे हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या बनेगा, तो हमको मिलेगा फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड। और याद कीजिए, इसी को हम बोला करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को क्या बोला करते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे कि आपका यही है ना, मान लो कि अब बेंजीन है, इस बेंजीन पे क्या है, X है, फिनाइल है, हेलोरिन हो गया, इसको मैग्नीशियम दो, इन द प्रेजेंस है आपका ड्राई ईथर, तो क्या बन गया, बेंजीन और Mg और X लेटर कॉल्ड फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइड। क्लियर। मान लो यहाँ पे आपके पास Cl हो बेंजीन पे,
प्लस Mg हो, और ड्राई ईथर तो बेंजीन और बेंजीन पे Mg और Cl तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बन गया आपका ग्रीनर एजेंट। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। आई होप यह वीडियो आपको समझ में, इसमें ज़रा जितना सारा कंटेंट है आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कीजिए, इसको फिर से रिपीट करके एक बार दो बार देख लीजिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। हो गया।